हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर क्लास 10 का सोशल साइंस का, और ये हमारा सेकंड पेपर है, सैम्पल पेपर है। फर्स्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, दोनों अलग अलग है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर और भी ज़्यादा सैम्पल पेपर अपलोड कर दिए होंगे तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो पहले वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बाद में आप भावनाओं में बह जाते हो और शेयर करना भूल जाते हो, तो शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। चलो जी, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि मिस्टर जय है एक, ठीक है, वो एक इमेजिनरी कंट्री में रहता है जिसका नाम है पालमपुर, और इमेजिनरी कंट्री जो पालमपुर है वो एक डेवलप कंट्री है। तो ये 1, 2, 3 और 4 दे रखे हैं, तो इनमें से कौन कौन से फीचर पालमपुर से मेल खाते होंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इफेक्टिव रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअल इनकम। तो आप ये बताओ कि जो हमारा पालमपुर है जो डेवलप कंट्री है, क्या वहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडिविजुअल इनकम होगी? बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। क्या वहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी? पहले तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब समझ जाओ आप। एक साल के अंदर 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है ड्यू टू पुअर हेल्थ कंडीशन? उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो आप खुद बताओ कि वो एक डेवलप कंट्री में रहता है, तो वहाँ पर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा या कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा? वहाँ पर कम बच्चे मरेंगे तो लेस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा। तो ये तो गलत लिखा हुआ है। थर्ड लिखा हुआ है कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बिल्कुल हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा और हाई जीडीपी होगी। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही लिखा हुआ है, सेकंड गलत है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। एक पिक्चर दे रखी है जिसके बारे में आपको बताना है, बट मैं आपको बता दूं जो आपके चैप्टर नंबर 1 है हिस्ट्री का, उसमें से 2 पिक्चर तो दोस्त आपको बहुत अच्छे से करनी है। पहली तो वो फर्स्ट वाली पिक्चर जो बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में दे रखी है, और साथ में जो एलिगरी है, एक तो हमारी मारियान है जो कि फ्रांस की एलिगरी है, और एक हमारी ये जर्मेनिया है। ये पिक्चर जर्मेनिया की है जो कि जर्मनी की एलिगरी है, ठीक है। अगर हम इस पिक्चर के अंदर देखें तो हमारी जो जर्मेनिया है उन्होंने हाथ में एक स्वॉर्ड पकड़ रखी है, सर पे उनके ताज है, ओक का ताज है, वो ओक ट्री का ताज है, ठीक है। और साथ ही में वो जो रिवर पे पहरा दे रही है वो एक रिवर है जिसको राइन रिवर कहते हैं, और ये पिक्चर 1860 में बनाई गई थी, लॉरेंस क्लासेन ने बनाई थी ये पिक्चर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आप, ओके। इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख भी लेना, अगर आपको नाम याद नहीं रहते तो लिख लेना, क्योंकि फिर बाद में आपको दिक्कत ना आए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रोकन चेन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? पता ही है आपको, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, और वैसे भी नॉर्मली आपको आइडिया है ही कि ब्रोकन चेन फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मेरे को 100% भरोसा है ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में झोल कर जाएंगे, ऑल्दो ये 1 नंबर का क्वेश्चन और बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करना, ठीक है। पहले खुद आंसर करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर पॉज कर लेना, इसको क्वेश्चन पढ़ के पॉज कर लेना और फिर इसका आंसर लिखना, ठीक है। अभी मैं इसका आंसर बताता हूँ, पहले पढ़ देते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ द कॉमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी ऑफ डैश सेक्टर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रोडक्शन लिखा है, बात ही खत्म, हम तो सेकेंडरी लिख कर आएंगे, बट नहीं दोस्त, इसका आंसर सेकेंडरी नहीं है, इसका आंसर प्राइमरी है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो खेतों में भी होता है, उगाते तो हम खेतों में भी हैं, ठीक है, बाय द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना अगर वो नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ट्रू एंड फॉल्स बताना है बट यहाँ पर एक लाइन ही नहीं लिखी हुई, तो क्या ट्रू एंड फॉल्स बताए? एक्चुअल में ये क्वेश्चन इंग्लिश ये जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में भी अपलोड है और हिंदी में भी है, तो मेरे को पता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि जो हमारा बेल्जियम है, बेल्जियम के अंदर डच की मेजॉरिटी थी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बात एकदम सही है, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एजर्शन एंड रीज़न। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कमेंट में कि सर आप अलग से एजर्शन और रीज़न की वीडियो अपलोड करना जिससे हमको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। पर उससे पहले इस वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में जो हमारा क्वेश्चन नंबर यही था, और बच्चों ने मेरे को बोला था कि सर हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है एजर्शन वाले में, और एक बच्ची थी जेनी जिसने बोला था कि सर आपने इसका आंसर गलत बताया। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से सुनना। एजर्शन था कि गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल अटेंड करी। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल अटेंड करी, क्यों अटेंड करी? क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो ब्रिटिश के सामने रखना चाहते थे, वो पूना पैक्ट और SC ST की जो भी प्रॉब्लम थी, ये सारी की सारी चीज़ें लेकर ब्रिटिश के सामने गए थे, ठीक है। ये रीज़न था, ये रीज़न की वजह से ही गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल में गए थे, ऑल्दो उनको वहाँ पर कुछ मिला नहीं और वह वापस खाली हाथ आ गए। और जो हमारा रीज़न था वो ये लिखा हुआ था कि गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल अटेंड करी क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं आपको बता दूं गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, बिल्कुल हुआ था 1931 पे, बट गांधी इरविन पैक्ट में ये लिखा था कि आप अपना CDM छोड़ दो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छोड़ दो, और
हम बातचीत करेंगे, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करी थी गांधी जी से, बोला था कि हम बातचीत करेंगे और सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में आ जाना, आपका मन करे वहाँ पर आप बताना आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो गांधी जी को फोर्स नहीं किया गया था, गांधी जी इस वजह से नहीं गए थे कि जी गांधी इरविन पैक्ट हुआ इसलिए मेरे को जाना ही पड़ेगा, नहीं, गांधी जी इसलिए गए थे क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी उसे। तो इसलिए उसका आंसर होगा कि एजर्शन और रीज़न दोनों ही ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था और गांधी ने जो हमारे सेकंड राउंड टेबल को अटेंड भी किया था, पर इसलिए अटेंड नहीं किया था क्योंकि जी गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसलिए अटेंड किया था क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। आई होप ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। समझाने में मैं आपको अच्छे से, एक तरह से मैं सही रहा, समझ आ गया होगा आपको, फिर भी अगर ना समझ आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असर्शन और रीज़न वाला, अब इस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि असर्शन है हमारी कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था पावर का इंडिया के अंदर, ठीक है। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में अमेंडमेंट किया गया था, बिल्कुल सही है। पहली बात तो डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ था पावर का, और कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, इसका रीज़न था क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। तो ये दोनों लाइनें भी सही है और एजर्शन का रीज़न भी एकदम सही लिखा हुआ है। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए हुआ था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1992 में चेंज आया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, इसका आंसर होगा ए, ठीक है, कि एजर्शन भी सही है, रिजल्ट भी ट्रू है, और साथ ही में जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बताना है करेक्ट मैच। जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, क्या उसका सिंबल लोटस है? नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? नहीं। बहुजन समाज पार्टी का एलिफेंट, बिल्कुल सही है, बहुजन समाज पार्टी का एलिफेंट है। बट एक बात याद रखना कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी साइकिल, नहीं जी नहीं है, तो इसका आंसर सही है, ठीक है, इसका आंसर सी है। देखो मेरे को आंसर मिल गया बट मैंने फिर भी पूरा पढ़ा, इसका रीज़न है क्योंकि फिर ओवर स्मार्ट हो जाते हैं बच्चे, कभी कभार गलती कर देते हैं, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको गैस करना है सॉइल, मतलब सॉइल के कुछ फीचर दे रखे हैं, उसके हिसाब से गैस करना है। देखो सबसे पहले तो आपको पता चल ही गया होगा कि सॉइल का कलर है ब्लैक, तो हमने ब्लैक सॉइल पढ़ा था एक, तो ऑब्वियस सी बात है। और साथ में ये भी लिखा है कि ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन उगाने में सबसे अच्छी होती है। तो मैंने आपको एक हिंट बताई थी कि बेशक सॉइल ब्लैक है बट यहाँ पर उगने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा वाइट है, तो उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ब्लैक सॉइल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिबरलिज्म, जो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन आपको पता ही है कि लिबरलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो भी रिस्ट्रिक्शन होती है और पॉलिसी होती है उसको रिमूव कर लेती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट अपने जो ट्रेड बैरियर है उसको हटा दे, रिमूव कर दे, तो इसी को लिबरलाइजेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था, नोट्स में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मैं बता दूं, मैं सारे के सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूं विद नोट्स, ठीक है, और साथ ही मैं उनके PYQs भी अपलोड कर चुका हूँ। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है, मेरे को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो मैंने PYQs की वीडियो में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो में अपलोड ना करा हो। एक बात मैं आपको बता दूं यार, बहुत सारे बच्चों को लगता है जी अलग से बाहर से क्वेश्चन आता है, ऐसा कभी नहीं होता, बुक के अंदर से ही होगा और वो सारे के सारे क्वेश्चन वही होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इसलिए वो PYQs की जो वीडियो है वो देखना मत भूलना, क्योंकि लैंग्वेज चेंज है बट क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। और मैंने जानबूझ के और वाले क्वेश्चन भी लिखे हैं जिससे आपको लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत ना आए, ओके। अब ये बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेड से रिलेटेड जो भी आपके कह सकते हैं रूल्स और रेगुलेशन होता है उसको बनाने का काम करता है और उसको देखने का काम करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपको ये बताना है कि फॉर्मल जो सोर्स है, ठीक है, उस पर सुपरविजन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको पता है RBI जो है वो बैंकों पे और जो हमारे जो भी लोन वगैरह देते हैं उन पे नज़र रखता है। क्यों नज़र रखता है? पहली बात तो जो RBI है वो ये देखता है कि बैंक ने अपना जो रेशो है कि 15 रेशो, पता है ना आपको, 85 के 15% अपने पास रखना पड़ता है और बाकी को लोन देना पड़ता है। क्या बैंक पैसे कमाने के लिए सबको लोन पे तो नहीं दे रही, ये चीज़ देखता है सबसे पहले RBI। और दूसरी चीज़ वो ये देखता है, और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इसमें लिखना है, कि जो बैंक है वो सिर्फ अमीर अमीर लोगों को तो नहीं दे रहा लोन, गरीब लोगों को भी दे रहा है ना। तो ये चीज़ भी जो है RBI देखता है, सुपरवाइज करता है कि जो फॉर्मल सोर्स है हमारे बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को ही लोन ना दे, गरीब लोगों को भी लोन दे, ओके। और नेक्स्ट है आपका कि जो हमारे गरीब लोग होते हैं उनके लिए लोन लेना बैंक से डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उनको कोलेटरल चाहिए होता है, कोलेटरल यानी गिरवी रखने के लिए, और उनके पास कुछ होता नहीं है गिरवी रखने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। 1960 में एक रेवोल्यूशन हुआ था,
ठीक है, जिसमें हाई हील्ड वैरायटी सीड, मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ किया गया था, टूल्स वगैरह का यूज़ किया गया था, अलग अलग इरीगेशन फैसिलिटी का यूज़ किया गया था, और राइस और साथ ही में हमारे वीट, इन दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया गया था। इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, 1960 और 70s के टाइम में हुआ था। ओके, वाइट रेवोल्यूशन क्या हुआ था, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था, इसी को ही हम वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। अमूल सुना आपने, वर्गीस कुरियन, तो वो भी अमूल का वो भी वाइट रेवोल्यूशन में ही आता है। वाइट ऑब्वियसली बात है, दूध वगैरह जो प्रोडक्ट होते हैं वो वाइट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि नरेश है ना, एक ऐसे सेक्टर में काम करता है जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं है, तो वो कौन से सेक्टर में काम करता है, वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आपको ये बताना है कि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, उसको देखकर बताना है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक। प्रमोट द इक्वालिटी ऑफ द सिटीज़न, जहाँ पर लोगों को इक्वालिटी मिले, जहाँ पर लोगों की रिस्पेक्ट हो, जहाँ पर लोग अपनी मिस्टेक को खुद सही कर सके किसी और को वोट देकर, तो वो डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक। ये फीचर डेमोक्रेटिक कंट्री के हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर साफ लिखा है कि करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, तो अपनी मिस्टेक को तो हम तभी सुधार सकते हैं जब किसी और को वोट दें, और वोटिंग तो सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं कि ये इस पे लॉ बनाने का काम किसका होता है, स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का या दोनों का। मैरिज, एडुकेशन और साथ ही में अपना फॉरेस्ट। तो मैं आपको बता दूं, मैरिज, एडुकेशन और फॉरेस्ट पे रूल और रेगुलेशन बनाने का काम जो होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कर सकती है, तो यानी एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ओके जी, आई होप आपको क्लियर हो गया। जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट ने एडुकेशन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बट अभी जो हमारा NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, वो भी क्या है, वो सेंटर लेके आई है। तो एडुकेशन, सेंटर और स्टेट दोनों ही रूल्स बना सकते हैं इस पर। तो इसका आंसर होगा कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर और स्टेट दोनों इस पर रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है। अब ये डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, चैप्टर नंबर 6 सिविक्स का है ये, पॉलिटिकल पार्टीज़। तो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी मेंबर, ठीक है, या कोई भी कैंडिडेट जीत जाता है किसी पर्टिकुलर पार्टी का सिंबल लेके, ठीक है, और जीतने के बाद वो पैसे के लालच में अपनी पार्टी चेंज कर देता है, तो इसी को डिफेक्शन कहते हैं। ठीक है, मान लो जैसे मैं कांग्रेस से जीता, पैसे के लालच में मैं आप, BJP या किसी में भी चला गया, मान लो, ठीक है, किसी भी पार्टी में चला गया, TMC में चला गया, किसी में भी चला गया, ठीक है, जीतने के बाद, तो वो डिफेक्शन कहलाता है। ठीक है जी, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी लेकर आई है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक, क्वेश्चन नंबर 15 के डू यू थिंक श्रीलंका हैड अडॉप्ट द तमिल एज अ नेशनल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ सिन्हाला दैट वुड बी हैव अ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, सपोर्ट योर आंसर। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि जो अगर हमारी तमिल है, तमिल लोगों को अगर तमिल को अगर नेशनल लैंग्वेज बना देते तो जो हमारी श्रीलंका में प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं जी, प्रॉब्लम तो फिर भी आती। क्योंकि सिंहली भाषा के लोग फिर ये सोचते कि हमारी अनदेखी कर दी गई है, तो दोनों लैंग्वेज को अगर नेशनल लैंग्वेज बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट अगर सिर्फ तमिल को ही नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए तो भी प्रॉब्लम है, तो दंगे तो फिर भी होते। ओके, दोनों को ही बना देना चाहिए था, बट यहाँ पर बोला गया सिर्फ तमिल को बना देते तो कैसा रहता, तब भी प्रॉब्लम होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सपोज़ आप बिज़नेस करना चाहते हो जूट का, ठीक है, बिज़नेस करना चाहते हो जूट का, तो कौन सी जगह सबसे ज़्यादा सही रहेगी, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा सही रहेगा? पता ही है आपको, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट मिल आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है कि महात्मा गांधी यूज सॉल्ट एज अ पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द नेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको याद होगा गांधी जी ने एक दांडी मार्च निकाला था, ठीक है, याद है ना? तो जो हमारा ये पूरा का पूरा सॉल्ट मार्च था, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना है। और गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ थी जिसको गरीब भी यूज़ करता था और अमीर भी यूज़ करता था, ठीक है। और यहाँ पर जो महात्मा गांधी जी है वो गरीब लोगों और अमीर लोगों को साथ में मिलाकर आंदोलन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सॉल्ट को एज अ पावरफुल सिंबल देखा जो हमारी कंट्री को यूनाइट कर सकता है। अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो मैं आंसर दिखा देता हूँ, ऑल दो मैं देखो वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक वीडियो के अंदर कवर करवाया था, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ओके, आप थोड़ा सा बनाकर भी लिख सकते हो, इसको अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने अलग अलग पार्ट में भी करा है, तो अगर आपके पास टाइम है तो अलग अलग पार्ट में देख लेना। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो वन शॉट वाली वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके जी, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो सिटी में बहुत ज़्यादा स्लो क्यों हो गया? मैं आपको बता दूं, सिटीज़ के अंदर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो बहुत तेज़ी से ऊपर गया, बट उतनी ही तेज़ी से नीचे भी चला गया। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बोला गया था कि जी ब्रिटिश के कपड़े त्याग दो, ठीक है, त्याग दे। अब पहनेंगे क्या?
पहनेंगे जी खादी। खादी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो बहुत महंगी आती थी। तो अमीर अमीर लोगों ने तो चलो पहनना स्टार्ट कर दिया, बट गरीब गरीब लोगों ने ये सोचा कि जी हम क्या करें, तो उन्होंने दोबारा से ब्रिटिश के कपड़े, क्योंकि वो सस्ते होते थे, उनको दोबारा से पहनना स्टार्ट कर दिया। ये तो पहला रीज़न था। दूसरी बात, गांधी जी ने बोला था कि जी स्कूल वगैरह छोड़ दो और जो कॉलेजेस वगैरह छोड़ दो, टीचर भी पढ़ाना छोड़ दे। बट दिक्कत ये थी कि इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं थे, ब्रिटिश के स्कूल में या कॉलेज में नहीं जाएंगे तो क्या कहाँ पर पढ़ेंगे फिर, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसलिए बच्चों ने भी और टीचर ने भी दोबारा से स्कूल कॉलेज ज्वाइन कर दिए। टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। ओके, नेक्स्ट है कि एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बट स्टिल फार्मर आर नॉट प्रॉस्परस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है हमारी क्या कह सकते हैं, इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ठीक है, बट फिर भी हमारे फार्मर की कंडीशन अच्छी नहीं है। क्या रीज़न है? तो इसका आंसर है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको पता हो, ठीक है, कि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सबसे पहला तो आपको ये लिखना है कि बहुत सारे लोग काम तो करते हैं, हमारे फार्मर खेतों में काम तो करते हैं, बट दिक्कत की बात यह है जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम करते हैं। इसकी वजह से जो हमारे फार्मर की कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती। दूसरी बात है कि क्या होता है कि हमारे जो फार्मर है वो ऐसी फसलें उगा रहे हैं जो कि ज़्यादा पैसे नहीं देती उनको, तो इसलिए भी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी बात है किसानों को ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसका फ़ायदा ही कुछ एरिया तक हो पाया, पूरे एरिया तक नहीं हो पाया। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है आपको। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख देना बहुत है। पहला, ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट कुछ ही कुछ स्टेट में हो पाया। दूसरी बात है कि जो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से फार्मर थोड़ा डेवलप नहीं कर पा रहे। तीसरा रीज़न है कि जो एक कंडीशन चल रही है ना ये वाली, कि बेटे का बेटा और मतलब बेटे का बेटे का बेटा, ऐसे ज़मीन टूटती जा रही है। ठीक है, तो ये पुश्तैनवाद जो चल रहा है हमारे से, ठीक है, उसकी वजह से भी जो एग्रीकल्चर का साइज़ है, फार्मर का साइज़ है, फार्मिंग का साइज़ है, वो घटता जा रहा है। समझ लो, जैसे मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे हुए, मेरे पास 100 एकड़ की ज़मीन थी, वो 50-50 हो गई ना प्रॉब्लम क्रिएट। समझ गए ना आप? तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर नीचे गिरता जा रहा है। नेक्स्ट है कि शॉर्ट नोट ऑन क्रॉप पैटर्न बताना है आपको। क्रॉप पैटर्न पता है आपको 3 है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप और हमारा ज़ैद क्रॉप। तो इन तीनों के बारे में बताया। खरीफ बारिश के सीज़न में उगती है, रबी ठंड का, और ज़ैद जो है समर सीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्ट स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री लाइक इंडिया। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द रिलेवेंट एग्जाम्पल। ठीक है, तो प्लानिंग क्यों ज़रूरी है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर मैंने अलग से भी लिख रखा है आपके लिए, मैं नोट्स ही खोल के दिखा रहा हूँ आपको। ऑल तो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इंक्लूड किया था। तो ये रहा जी प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले से ही अगर हम ये देखें कि रिसोर्स को हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ ही में इंडिया के अंदर प्लानिंग करने की 3 प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, स्ट्रक्चर और मैपिंग। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ये देखना कि कौन से रिसोर्स हमारे पास है और नहीं है, कहाँ पर है, इसकी लिस्ट बनाना। मैपिंग ये देखना कि हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने की या नहीं है। और प्लानिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये देखना कि हमें उसको यूज़ करने के पास, मतलब यूज़ करने के लिए हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी है या नहीं है। अगर नहीं है तो डेवलप करो। और मैपिंग का मतलब है कैसे उस रिसोर्स को हम नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट सेपरेट बट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों की दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। तो ये रहा जी इसका आंसर। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा जी इसका आंसर। पहली बात तो है इंडस्ट्री और जो हमारी एग्रीकल्चर है वो दोनों मूव इन हैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे डिपेंड है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे जो खेतों में यूज़ होने वाले औजार है वो कहाँ पर बनते हैं, इंडस्ट्री पर बनते हैं। और इसका उल्टा भी देख सकते हो आप, इंडस्ट्री जो है उसको मार्केट कौन करता है, मेरे कहने का मतलब उन औजारों को ख़रीदता कौन है, एग्रीकल्चर के फार्मर खरीदते हैं। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ तो टाइम है तो ये 1 वर्ड, ये बिल्कुल एक वीडियो में 16 स्लाइड में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। 16 भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 12 स्लाइड में, क्योंकि बाकी में पिक्चर ही पिक्चर एक्सप्लेन कर रखी है। तो 12 स्लाइड में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा है और एक एक टॉपिक पढ़ा रखा है। तो वो वीडियो आप जाकर देख कर आ सकते हो। ठीक है जी, चलो अब दोबारा से आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 आप देखो, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ जी, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है देयर हैज़ बीन अ बिग चेंज इन 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया बट सिमिलरली शिफ्ट डू नॉट टेक प्लेस इन द शेयर ऑफ एन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कि ना टाइम टू टाइम है ना, ये जो हमारा सेक्टर का मतलब जीडीपी का जो शेयर है वो चेंज हुआ है। पहले एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा जीडीपी कवर करता था, यानी जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर एग्रीकल्चर का होता था। बट आज सबसे ज़्यादा शेयर ट्रेजरी सेक्टर का है इंडिया में, सर्विस सेक्टर का है सबसे ज़्यादा इंडिया में शेयर। ठीक है, बट आज भी सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हुआ है कि जितनी ज़रूरत है खेतों में उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। 10 लोगों की देखो, खेतों में आप 10 लोग लगाओ या 50 लोग, अनाज तो उतना ही उगेगा। अगर 50 की जगह 100 लोग लगा दो तब भी अनाज उतना ही उगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोग आज भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जबकि एग्रीकल्चर का शेयर बहुत कम है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये से कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ये भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में इंक्लूड करा था, सारे ही करे हुए हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों का जो नोशन ऑफ डेवलपमेंट है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग है। मैं याद होगा जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने एक लाइन लिखी थी कि वन में बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। एक बंदे के लिए जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं दूसरे बंदे के लिए भी डेवलपमेंट हो। जैसे कि मान लो डैम एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एक फैक्ट्री ओनर के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसके अब फैक्ट्री में बिजली आएगी डैम बनेगा तो। बट जिन किसानों को उनकी ज़मीन से हटाकर वहाँ पर बनाया जा रहा है डैम, उनके लिए तो बड़ा गलत है। उनके लिए तो एक तरह से ये बहुत ख़राब है, ये डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो वन में भी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल दे सकते हो, डैम वाला एग्जाम्पल दिया। ठीक है, ओके जी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बॉक्सेस का आंसर देना है। तो मैंने आपको बताया था कि पैसेज का आंसर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ो। डायरेक्ट आंसर पे मतलब ये पैसेज पढ़ने की कोशिश मत करो, टाइम वेस्ट होगा। पढ़ना है तो पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ये पढ़ो। ठीक है, आपको लगेगा जी टाइम बच रहा है आपका। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ए बताना है आपको कि इस टाइम प्रेजेंटली इंडिया के अंदर किसकी गवर्नमेंट है, एनडीए की, यूपीए की, लेफ्ट फ्रंट की, या नन ऑफ द अबव। अब बहुत सारे बोलेंगे सर नन ऑफ द अबव क्यों? क्योंकि जी बीजेपी की गवर्नमेंट है। नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट है बट एनडीए की गवर्नमेंट है। बीजेपी मैं बताता हूँ, बीजेपी सिर्फ बीजेपी नहीं है, बीजेपी के साथ बहुत सारी पार्टियाँ आपस में मिली हुई है, तो उसी को ही एनडीए कहते हैं। तो इसका आंसर एनडीए, आपको पता होना चाहिए। बीजेपी जीती है, ठीक है, बीजेपी के पीएम है, बट जो अलायंस है वो हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। आपसे कोलिजन गवर्नमेंट का ही पूछा गया है। ठीक है, समझ आया ना आपको? आई होप ये क्लियर हो गया वो आपको। अगर नहीं पता तो आप चैप्टर की वीडियो देख कर आना, आपको फिर समझ आ जाएगा अच्छा सा। कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है ये आपको पता ही है, डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई होगी, इस पैसेज में मिल जाएगी आपको। बट जब बहुत सारी पार्टी आपस में मिलती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो उसी को हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज चाइना अ मल्टी पार्टी सिस्टम। क्या चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम है? नहीं, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। और नेक्स्ट है कि आपको एक पूरा का पूरा गिस्ट बताना है, ब्रीफ गिस्ट। इसका मतलब है कि पूरा पूरा से एक डिस्क्रिप्शन देना है इस पैराग्राफ का। ठीक है, तो अब देख लेना है कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। बेसिकली इस पैराग्राफ में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिखा है, पार्टी सिस्टम के बारे में लिखा है, और इंडियन गवर्नमेंट में जो चल रहा है, इंडियन की गवर्नमेंट जो एनडीए है, लेफ्ट फ्रंट है, और साथ में यूपी है। मैं आपको दो चीज़ें बता दूं, एनडीए जो है वो बीजेपी का अलायंस है, यूपीए जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, वो हमारा कांग्रेस का अलायंस है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले तो कि मैंने आपको बताया था पैसेज ही वैसे तो ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में से लिया गया है, और मैं आपको बता दूं सारे के सारे सीन पैसेज आएंगे जो आपने देखे हुए हैं, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डू यू थिंक दैट द फोर्ड मोटर इज़ एन एमएनसी। क्या आप ये समझते हो कि फोर्ड मोटर एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? जो एक से ज़्यादा कंट्री में हो। तो क्या फोर्ड एक एमएनसी है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो 26 कंट्रीज़ में है। देखो मैंने पढ़ा नहीं, बट बिल्कुल एकदम से मैंने पढ़ा तो 26 दिमाग में आ गया, और यहाँ कंट्री लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने पढ़ लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहर की कंट्री का खुद की दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अब्रॉड इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप ये भी लिख सकते हो। और हाउ मच डिड द फोर्ड मोटर इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है? तो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया है उन्होंने, ये देखो कितना अच्छा वैन लिखा है ना। ओके, इंडिया के अंदर कितना इन्वेस्ट किया है? इंडिया के अंदर उन्होंने
1700 करोड़, ठीक है, 1700 करोड़ इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर, चेन्नई के अंदर प्लांट लगाया, ठीक है। और अगर हाँ जी, सिर्फ 1700 करोड़ स्टार्टिंग में इंडिया में इन्वेस्ट किया है। और कब इन्वेस्ट किया है ये आपको पता ही है, 1995 में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि जो फोर्ड मोटर है वो प्रोडक्शन को कैसे इंटरलिंक कर रहा है अलग अलग कंट्री से। तो आपको पता है फोर्ड मोटर्स साउथ इंडिया में बना रहा है और साउथ अफ्रीका में बेच रहा है, तो दो कंट्री आपस में इंटरलिंक हो रही है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फोर्ड मोटर्स जो है वो इंटरलिंक कर रहा है प्रोडक्शन को, ठीक है। बना इंडिया में रहा है, बेच साउथ अफ्रीका में रहा है, एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरलिंकिंग हो रहा है, कंट्री आपस में मिल रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, और आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 1 जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था उसमें पूछा गया है, ठीक है। व्हाट वाज द एम ऑफ ज़ोल्वरीन। अब ये जो ज़ोल्वरीन है उसका एम क्या है। ज़ोल्वरीन आपको पता ही है कि ये एक तरह से बनाया गया था ताकि जो जर्मन नेशन है उनको एक कंट्री की तरह बाउंड किया जा सके, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे तो उसको बाउंड किया जा सके, इसलिए ये ज़ोल्वरीन बनाया गया था, ठीक है। और 39 करेंसी थी, उसको 2 किया गया था, याद होगा आपको, है ना। और हु इज़ फ्रेडरिक लिस्ट, ये एक पर्सन का नाम है, तो यहाँ लिखा होगा फ्रेडरिक लिस्ट। इकोनॉमिस्ट लिखा है तो इकोनॉमिस्ट ही होंगे, ठीक है। तो जो हमारे फ्रेडरिक लिस्ट थे वो एक फ़िलासफ़र थे। कौन से फ़िलासफ़र या प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है कि मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री इकोनॉमिक सिस्टम। फ्री इकोनॉमिक सिस्टम का क्या फ़ायदा होता है, कंट्री इंटरनली प्रोडक्टिव बनती है, ठीक है, और एक तरह से उसका इंटरेस्ट भी जो है फॉरेन इंटरेस्ट भी पूरे होते हैं, साथ ही में उसके पास पैसा वगैरह भी आता है। ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है, रीड करके लिखना है, ओके। और साथ ही में कंट्री भी बाउंड होती है, और यही लिखना है कि इकोनॉमिक कैसे एक नेशन को पास लाने में रोल निभाती है। तो यही लिखना है आपको कि इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है कंट्री की वही एक तरह से नेशन को साथ में लाता है, ठीक है। और इससे नेशनल सेंटीमेंट भी बढ़ते हैं। पहले अलग अलग करेंसी होती थी तो लोगों में सेंटीमेंट नहीं होते थे, बट आज एक ही करेंसी थी जर्मनी की, तो क्या है, लोगों में सेंटीमेंट जागेंगे कि हम सारे के सारे एक हैं। तो इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभाती है। तो इसको अच्छा, कोई बच्चा सोचेगा सर यहाँ से यहाँ तक लिखूँ या यहाँ से यहाँ तक। दोस्त आप कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सर यहाँ से यहाँ तक मेरे को लग रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम मत लिख कर आना, ज़्यादा लिख कर आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा लिखा होगा और टीचर ने देखा कि जो आंसर है वो लाइन आपके उसने लिखी हुई आप में, तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा लिख कर आ सकते हो, कम मत लिख कर आना, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ये भी आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी टायर्स पावर शेयर, मतलब पावर शेयरिंग का ऑब्वियसली बात है, देखो पहले ही पता चल गया, पावर शेयरिंग के बारे में पूछा गया है। और इंडिया में जो पावर शेयरिंग है वो कितने लेयर में करी गई है, 3 लेयर है। कौन कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। वाई डिड पावर शेयरिंग एमर्ज, पावर शेयरिंग जो है वो एमर्ज क्यों हुई इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो इसलिए हुई ताकि मतलब वाई डिड आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग एमर्ज, पावर शेयरिंग का आइडिया जो है वो एमर्ज क्यों हुआ, तो ये लिखना है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था कि पावर जो है वो अनडिवाइडेड है, बट पावर डिवाइडेड है। इसी को नोशन को लेकर हमारी पावर शेयरिंग हुई, ठीक है। ये एक तरह से पावर शेयरिंग क्यों की गई, अपोजिशन था एक तरह से उन लोगों का जो ये समझते थे कि अनडिवाइडेड होनी चाहिए पॉलिटिकल पावर, ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत ही लेट लिया जाता है, ठीक है, क्विक डिसीजन नहीं लिया जाता। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? नहीं, ये बात हमेशा सही नहीं है। कभी कभार डेमोक्रेसी में भी फास्ट डिसीजन लिए जाते हैं और बहुत ही एक्यूरेट डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ पर भी यही लिखा होगा कि यहाँ देखो लिखा हुआ है कि हमेशा गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेने में, एनफोर्स करने में ज़्यादा टाइम लगाती है, बट हमेशा ये सही नहीं है, ठीक है। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक डिसीजन टू एनफोर्स देम, बट लिख दिया तो इसका मतलब ये लाइन सही भी नहीं है। ऐसा नहीं है, हमेशा इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता, सॉरी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में कभी कभार फास्ट डिसीजन भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट है वही आपको पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन जो भी लिखा हुआ उसके बारे में बताना है। तो ये बताना है पावर शेयरिंग के बारे में बताना है, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में है तो एक तरह से आपको बताना है कि इस पैराग्राफ का मोटिव क्या है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हो, ठीक है, कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये तय करती है ताकि सारे के सारे लोग साथ में रहें, ये चीज़ लिखनी है। एक सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देती है पावर शेयरिंग, ये लिखना है आपको। ये सेक्शन डी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ब्रिटेन का फॉर्मेशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस थी, एक्सप्लेन करना है। ये भी चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये हमारा ब्रिटेन का यूनिफिकेशन था, मैंने इसमें लिख रखा है, ओके।
दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये रहा जी, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पहले सिर्फ एक इंग्लैंड होता था, उसके बाद क्या किया कि इंग्लैंड में धीरे 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 इंग्लिश लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर राजा को हटा के पार्लियामेंट्री सिस्टम ला दिया 1688 में। उसके बाद एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया 1707 में, और स्कॉटलैंड को भी मिला लिया गया यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद जो आयरलैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स की लड़ाई चल रही थी, उसका भी फ़ायदा उठाया और 1801 में आयरलैंड को मिला दिया और यूनाइटेड किंगडम बन गया। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड आते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको लिखना है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। देखो 1608 में स्टार्टिंग हुई, 1688 में स्टार्टिंग हुई, और एंड में जाके 1801 में बना। तो बहुत लंबी प्रोसेस थी, जबकि आप जर्मनी और इटली का देखोगे तो 10-20 साल में कंट्री बन गई थी पूरी। नेक्स्ट है कि मेन जो एम था वियना कांग्रेस का, उसके फीचर्स बताने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एम है, दिखा देता हूँ मैं आपको वियना कांग्रेस के। ये भी मैंने पूरा चैप्टर 1 वीडियो में कवर करवा रखा है। तो ये रे जी आपके वियना की जो संधि हुई थी, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें बोली थी कि बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाए, यही मेन मोटिव था, यही मेन एम था। और साथ ही में जो नेपोलियन है, जिसके अंडर जितनी भी ज़मीन थी उसको क्या किया जाए, बिल्कुल उसके आसपास क्या बना दी जाए, बाउंड्री बना दी जाए, ताकि वो और एक्सपेंशन ना कर सके। जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो था, वो जॉल्वरिन वाला याद है ना आपको, उसको वैसे के वैसे ही रहने दिया। और प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को न्यू टेरिटरी मिली, रशिया को पोलैंड मिला। ये सारी की सारी चीज़ें हुई थी कहाँ पर, हमारे वियना ट्रीटी में ये सारी की सारी बातें लिखी गई थी। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो मतलब जो एक तरह से कंजर्वेटिव रिजीम जो थी ना, वो ऑटोक्रेटिक थी, मतलब ऑटोक्रेटिक राजा रानी वाला रूल दोबारा से ला दिया गया था 1850 में। ओके, नेक्स्ट है कि चीप एंड अफोर्डेबल लोन जो है वो इफेक्टिव है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इसको तो आप बना के भी लिख सकते हो, बट मैंने चैप्टर में ये क्वेश्चन को बताया आपको कि कैसे एक्सप्लेन करना है। जब मैंने इसकी PYQs की वीडियो बनाई थी तो ये क्वेश्चन उसमें था, ठीक है। सारे क्वेश्चन थे, बट फिर भी मैं बताते जा रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चीप और अफोर्डेबल लोन क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो ये है कि चीप और अफोर्डेबल लोन जो है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को मिले, लोन मिले, वो अपना डेवलपमेंट कर पाए, ज़्यादा टैक्स दे पाएंगे तो वो कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चीप और अफोर्डेबल लोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोन अगर ज़्यादा महंगा होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे होगा, तो लोग लोन लेने से डरेंगे और अपना क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है आपको। ओके, नेक्स्ट है कि डिपॉजिट विद द बैंक आर द बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर एज वेल एज नेशन। तो ऑलमोस्ट इसका आंसर सेम ही है, दोनों का ही सेम आंसर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसमें आपको कौन सा टॉपिक लिखना है? इसमें आपको लिखना है वो रोमांटिसिज्म वाला, ठीक है। कि हिस्ट्री हो गई, फिक्शन हो गई, फोकलोर्स हो गया, सॉन्ग हो गया, पॉपुलर प्रिंट हो गया, ये कैसे फ्रीडम को एक तरह से फ्रीडम दिलाने में हेल्प करते हैं। तो इसमें आपको रोमांटिसिज्म वाला टॉपिक लिखना है, ठीक है। रोमांटिसिज्म मैं आपको दिखा देता हूँ। याद होगा आपको जो क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने रेवोल्यूशन वगैरह किया था पोलैंड के अंदर, याद है ना। जो पोलिश लोग थे वो जानबूझ के अपनी लैंग्वेज बोलते थे जब रशिया वगैरह ने अटैक किया था पोलैंड पे, ठीक है। तो ये यहाँ से ये पूरा का पूरा ये लिखना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर लिखना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। पूरा रोमांटिसिज्म एक्चुअल में नीचे से स्टार्ट है, ये लिखा। द कल्चरल मूवमेंट सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। रोमांटिक आर्टिस्ट और जो पोएट थे वो क्रिटिसाइज़ करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस को, और इमोशन को बोलते थे कि इमोशन को ग्लोरीफाई करना चाहिए, ठीक है। और यही रोल निभाया था उन्होंने। और इसमें जो फोक लोर्स और फोक डांस, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो इसका पर्टिकुलर आंसर है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर नहीं है तो चैप्टर की वीडियो देख कर आना, क्योंकि ऐसे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो बड़ी डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरी भी है, स्टोरी में मैं चैप्टर समझाया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ हेल्प टू डीपन द डेमोक्रेसी इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन ने इंडिया की डेमोक्रेसी को और ज़्यादा पावरफुल बनाया है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, इसका आंसर ये है कि मैंने क्वेश्चन लिखवाया था कि वाई वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, वो लिखना है। इससे क्या हुई है कि सबसे पहली तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ है कि हमारी जो तीनों गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा स्ट्रांग बनी है। साथ ही में
जो कह सकते हैं कि लोगों का भी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हुई थी वो आपको लिखनी है, और 1992 में जो भी चेंज आया था ना, वो भी सारे के सारे पॉइंट्स लिख देने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 कि डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो प्री रिक्विजिट कंडीशन है लोकल और नेशनल डेवलपमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसका भी एक पूरा प्रॉपर आंसर है, वो आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 7 है ये हमारा, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है, और जितनी जल्दी आप जो प्रोडक्शन जो चीज़ होती है, एक कंट्री का डेवलपमेंट उस चीज़ पर तो डिपेंड रहता ही रहता है कि उस जगह पर उस कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पर साथ ही में कितनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह वो अपना प्रोडक्शन ले जा पाते हैं, उस चीज़ पर भी निर्भर करता है उस कंट्री का डेवलपमेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है हमारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए। पूरा पर्टिकुलर आंसर मैंने वो PYQs की वीडियो देखना मत भूलना, चाहे आप कोई सा भी सैम्पल पेपर दे दो मेरे को, मैं एक एक क्वेश्चन आपको भी PYQs की वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे मैप वगैरह वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में है। टिहरी डैम कहाँ पर है, ये अपना उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में है। और साथ में हैदराबाद सॉफ्टवेयर पार्क, ये पता ही चल रहा है हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। सेलम आयरन एंड स्टील प्लांट, ये अपना पड़ता है नीचे की तरफ, ठीक है। कहाँ पर, वो चेन्नई के जो नीचे पड़ता है ना अपना, वहाँ पर, ठीक है, तमिलनाडु वगैरह में। ओके, नेक्स्ट है आपका कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली के अंदर पड़ता है। बाकी ये सारे के सारे आंसर, जैसे कि महात्मा गांधी ने जो खेड़ा के अंदर कॉटन वर्कर के लिए किया था, आंदोलन वगैरह किया था, वो कहाँ पर किया था, वो खेड़ा अहमदाबाद में किया था, ठीक है। खेड़ा गुजरात जो है अहमदाबाद में, सॉरी, हाँ जी, जो उन्होंने कॉटन वर्कर के लिए किया था वो अहमदाबाद में किया था, हाँ जी, ठीक है, 1918 में किया था। और बाकी जो दोनों आंदोलन थे, चंपारण और खेड़ा, वो दोनों 1917 में किए थे। याद रखना, याद होगा जब मैंने आपको बुक पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बोला था कि आप ये याद रखना कि 1916 में हुआ था चंपारण वाला, बट आप उसको चेंज कर लेना क्योंकि न्यू बुक में 1917 लिखा है। तो चंपारण और खेड़ा दोनों की दोनों 1917 में हुए थे, और कॉटन मिल वर्कर वाला जो अहमदाबाद में हुआ था 1918 में हुआ था। ओके, 1927 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। कांग्रेस सेशन की भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है। और नॉन जो प्लेस बताने हैं जहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कॉल्ड ऑफ हुआ था, तो वो याद ही है आपको, चौरी चौरा। साथ ही में जो टिहरी डैम है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। हैदराबाद सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है, ये आपको पता ही है। ओके, टिहरी डैम जो था वो उत्तराखंड में था, ठीक है, ये मैं बता चुका। और ये जो हमारा हैदराबाद सॉफ्टवेयर पार्क है वो तेलंगाना, स्टेट पूछी जाए तो तेलंगाना, ठीक है। वैसे याद रखना, स्टेट पूछी है तो तेलंगाना लिखना है, क्योंकि स्टेट तो तेलंगाना, बाकी तेलंगाना के अंदर हैदराबाद पड़ता है, ठीक है। और लास्ट है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो दिल्ली के अंदर है, तो इसको आप मार्क कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। मैंने देखा बच्चे शेयर नहीं करते तो शेयर करो, हमें किसी भी हालत में इस साल तो 1 लाख सब्सक्राइबर करना ही करना है। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं इतना आगे आया हूँ, 40,000 सब्सक्राइबर, कभी सोचा नहीं था, बट आज हो गए हैं तो बहुत खुशी है। आई होप आपको भी उतनी हो, क्योंकि आप ही का उतना बड़ा रोल है जितना मेरा नहीं है, मेरे से ज़्यादा बड़ा रोल आपका है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और मैंने आप ही के लिए एक न्यू चैनल बनाया है, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट एक्चुअली आप चैनल खोल के देखोगे ना तो उस पर 2000 भी नहीं, 2200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए, जबकि मैंने उस पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं करी, ठीक है। क्यों बच्चे क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और मेनली आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही में उसकी नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, क्योंकि मैंने मान लो अगर कोई वीडियो अपलोड करी और आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा बट नोटिफिकेशन बेल नहीं दबा रखी, तो आपके पास बहुत बाद में नोटिफिकेशन आएगा। तो इसलिए ऐसी गलती मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा देना, दोनों, ठीक है। और बाकी चाहो आप तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। और बाकी जो टेलीग्राम चैनल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, उसे डाउनलोड करोगे, मेन पॉइंट स्टडी 10th लिखोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। उसे याद से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह देता रहता हूँ, मैं बताता रहता हूँ मैं अगली वीडियो कौन सी अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।